हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है हर्षवर्धन, जो कि सामाजिक विषय से संबंधित है और उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। यह लेसन प्लान कक्षा 6 की पुस्तक से बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान के फॉर्मेट को देखते हैं और उसको देखते हुए ही सबसे ऊपर पाठ योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं और उनको ब्लॉक्स में कवर करते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं जो कि आज का हमारा है हर्षवर्धन, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्धन वंश। प्रकरण के बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय के लिए कॉमन होते हैं, इसलिए हम कुछ लेसन प्लान के बाद पूर्व लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य को देख लेते हैं। यदि आपने भी 5 या 6 लेसन प्लान बना लिए हैं तो उसके बाद आप भी सामान्य उद्देश्य को पूर्व लिखना प्रारंभ कर दें। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। अगला है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। और अंतिम है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। इसमें से आप 5 या 6 सामान्य उद्देश्य लिखें, इतना ही पर्याप्त रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी हर्षवर्धन तथा वर्धन वंश के बारे में जानकर उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थियों में हर्षवर्धन के काल में प्रशासनिक व्यवस्था, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभावों की पहचान हो सकेगी। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थियों में हर्षवर्धन कालीन साम्राज्य को भारत के मानचित्र पर प्रस्तुत करने का कौशल विकसित हो सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी वर्धन वंश से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण कर अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकेगा। फॉर्मेट के अनुसार अगले क्रम में सहायक सामग्री, तो इसमें लिखेंगे कि समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री तथा लपेट श्यामपट्ट यानी कि रोलर बोर्ड पर बना हर्षवर्धन से संबंधित चार्ट। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी गुप्त काल तथा वर्धन वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो यह लेसन प्लान पढ़ाने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि गुप्त काल का लेसन प्लान आपने पहले पढ़ा दिया हो। इस चैनल पर आपको गुप्त काल से संबंधित कई लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तावना प्रश्न की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि बुद्ध गुप्त के समय किसका आक्रमण जारी था। तो उत्तर में लिखेंगे हूणों का। दूसरा प्रश्न करेंगे कि किस वंश के राजा ने हूणों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में उत्तर लिखेंगे पुष्यभूति वंश। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे कि पुष्यभूति वंश को और किस नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में उत्तर लिखेंगे वर्धन वंश। और अंतिम प्रश्न करेंगे कि वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों, आज हम वर्धन वंश के संस्थापक तथा हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न जो हम लिखेंगे, इसमें प्रस्तावना कौशल के नियमों का ध्यान रखेंगे। इसमें प्रस्तावना कौशल में एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से संबंधित होना चाहिए और इनमें प्रश्नों की संख्या जो है वो कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 होनी चाहिए। न 3 से कम होनी चाहिए, न 5 से अधिक। और जो अंतिम प्रश्न हो वह समस्यात्मक हो और उसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखा जाना चाहिए।
अब अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें जैसा कि जानते ही होंगे आप कि 3 कॉलम बनाए जाते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, और यदि गणित और विज्ञान का लेसन प्लान है तो उसमें एक कॉलम और बनाते हैं शामपट कार्य का। हालांकि इसमें शामपट कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें हम व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षण कर रहे हैं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे पुष्यभूत वंश ब्रैकेट में वर्धन वंश। तो प्रश्न करेंगे कि वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि गुप्त काल से लगभग 100 वर्षों के बाद उत्तर भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जो पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी राजधानी थानेश्वर थी जो वर्तमान अंबाला जिला में पड़ता है। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था जिन्होंने होड़ों को उत्तर पश्चिम भारत से खदेड़ दिया। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राजवर्धन हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगली हेडिंग हम देंगे हर्षवर्धन की। तो प्रश्न करेंगे कि हर्षवर्धन कब राजा बना। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि हर्षवर्धन 606 से 667 ईस्वी 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन स्वयं विद्वान थे तथा वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की है। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी समय भारत आया। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगली हेडिंग हम देंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग। तो प्रश्न करेंगे कि ह्वेनसांग की दृष्टि में या नज़र में हर्षवर्धन कैसा राजा था। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि हर्षवर्धन ह्वेनसांग की नज़र में एक प्रजापालक एवं उदार शासक थे। हर्षवर्धन से हारे राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। साम्राज्य की संपूर्ण व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों, विषयों तथा ग्रामों में विभाजित किया गया था। हर्ष के शासन में अपराध कम होते थे तथा अपराधी को कठोर दंड दिया जाता था। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगला शिक्षण बिंदु है हर्षवर्धन के धर्म तथा अन्य बातें। तो प्रश्न करेंगे कि हर्ष को किस धर्म से लगाव था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। वह बहुत दानी भी थे। वह हर 5 वर्ष में प्रयाग के मेले में दान करते थे। नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हर्ष के राज्य में था। यहाँ धर्म के अतिरिक्त व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की भी शिक्षा दी जाती थी। ह्वेनसांग ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षण का कार्य भी किया। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब बोध प्रश्न की हेडिंग देंगे। 2 कॉलम बनाएंगे इसमें प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। उत्तर में लिखेंगे कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। अगला प्रश्न है हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे। तो उत्तर में लिखेंगे हम कि हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। तीसरा प्रश्न करेंगे किसके शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया। तो उत्तर में लिखेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया। और अंतिम प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई। तो उत्तर में लिखेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। तो ये बोध प्रश्न है, इसी को श्यामपट सारांश भी कहते हैं। तो इनको लिखित रूप में बोर्ड पर लिखा जाएगा। अगली हेडिंग देंगे निरीक्षण कार्य की। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर, यानी कि जब इनको बोर्ड पर लिखित रूप में लिख देंगे तभी तो निर्देश देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। अब ये मूल्यांकन प्रश्न है, तो इनको मौखिक रूप से पूछा जाएगा। तो प्रश्न करेंगे कि हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित तीनों नाटकों के नाम बताइए।
तीसरा प्रश्न है कि वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। चौथा प्रश्न है कि हर्षवर्धन हर 5वें साल कहाँ जाकर दान करते थे। पांचवा प्रश्न है कि ह्वेनसांग ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की तथा शिक्षण कार्य किया। तो ये मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे जिनको मौखिक रूप से पूछकर बस समाप्त कर दिया जाएगा। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी हर्षवर्धन के काल में बने प्रसिद्ध इमारतों यानी कि भवनों की सूची बनाकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।